हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ईसीए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में, मून के बारे में, एस्ट्रॉयड, मीटरॉइड्स एंड आवर गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए क्या होता है, रात में हम आसमान में यानी कि स्पेस में बहुत सारी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि मून दिखता है या बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? यही सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे और भी ज्यादा विस्तार से जानेंगे। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने सेलेस्टियल बॉडीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे वो सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं जिनके पास खुद की लाइट और हीट दोनों होती है। फॉर एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स। ठीक है, बेसिकली आप यहां पे देख भी सकते हैं एनिमेशन में कि सन जो है वो भी एक तरीका का स्टार ही है जो कि हमारे पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरीज वो होती है जिनके पास खुद की दे डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी कि इनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, यानी कि हमारी जैसे अर्थ हो गई या फिर मून हो गई। अब फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन रात में हमें मून जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वो क्यों दिखता है? क्योंकि बल्कि उसके पास तो अपनी लाइट और हीट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये लाइट और हीट उसको कहां से मिलती है? सन या फिर किसी स्टार से मिलती है। ठीक है, बेसिकली मून सन के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही हमें चमकता है। ठीक है, तो समझ आ गया। पहली कैटेगरी वो होगी जिसके अंदर अपनी खुद की लाइट और हीट होगी, और दूसरी कैटेगरीज वो है जिसके पास अपनी खुद की लाइट एंड हीट नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्स के बारे में। देखिए स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर वेरी बिग एंड हॉट। हमने पहले पढ़ा है कि स्टार्स जो होते हैं उनके पास खुद की लाइट एंड हीट होती है। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ये गैसेस से बने होते हैं, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बने होते हैं। इनके पास खुद की हीट भी होती है और खुद की लाइट भी होती है, जिसको ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। ठीक है, और हमारा जो सन है वो भी एक प्रकार का क्या स्टार ही है, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जब हम स्टार्स के बारे में जान ही चुके हैं और हम देखते भी हैं कि रात में स्पेस में हम बहुत सारे आसमान में टिमटिमाते लाखों करोड़ों तारे देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि वो एक ग्रुप जैसे लगते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इन्हीं ग्रुप्स को हम कॉन्स्टलेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी कुड से दैट द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ठीक है, यानी कि जब हम आसमान में कुछ तारों के गुच्छे को या कुछ तारों के समूह को देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्सा मेजर या फिर बिग बियर के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। ठीक है, यहां पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो हमारा जो सप्तऋषि हो गया वो भी इसी अर्सा मेजर या बिग बियर का ही पार्ट है। ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन आपको समझ आ गया। कॉन्स्टलेशन ज्यादा कुछ नहीं बल्कि क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह। ठीक है, आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं और उन तारों में कुछ आकृतियां बनी होती हैं। ठीक है, बेसिकली उन्हीं आकृतियों को स्टार्टिंग में जब हमारा एंशिएंट टाइम के लोग माइथोलॉजिकल वे उसमें गिनते थे। ठीक है, जैसे सप्तऋषि, ये हिंदू माइथोलॉजी में 7 ऋषियों के नाम पर पड़े इनके नाम। ठीक है, समझ आया? तो कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सप्तऋषि है वो भी क्या अर्सा मेजर बिग बियर का ही पार्ट है। ठीक है, और सप्तऋषि इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसको हम आसानी से अंतरिक्ष में यानी कि हमारे स्पेस में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। बेसिकली सप्तऋषि का नाम ही इस पर पड़ा है, सप्त यानी कि 7, ऋषि यानी कि ऋषि मुनि। ठीक है, इंडियन माइथोलॉजी में या हिंदू माइथोलॉजी में सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। ठीक है, इसके बारे में आप ग्रंथ वगैरह में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 7 ऋषियों के नाम पर सप्तऋषि के तारों का नाम पड़ा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्सा मेजर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अर्सा मेजर बिग बियर का पार्ट है ये। ठीक है, और ये हमेशा स्पून की शेप में यानी कि एक चम्मच की शेप में साथ में रहते हैं। देखिए इस आकृति को आप आज भी या जब मर्जी आप चाहें, शाम को रात हो जाए जब, तो आप इस आकृति को अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में देख भी सकते हैं। आपको बड़े ही आसानी से ये देखने को मिल जाएंगे। ये आगे का ये जो पार्ट है ये एक चम्मच का आकार बनाता है। ठीक है, और ये इसकी
टेल होती है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं हम, ये सप्तऋषि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम जानेंगे कैसे। देखिए क्या होता था, जब दिन के समय में सूरज की वजह से हम डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, लेकिन लोगों को रात में भी डायरेक्शन का पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो वो काम करता था हमारा सप्तऋषि। वो जानेंगे हम अगले वाले टॉपिक में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने जाना कि सप्तऋषि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रात में भी डायरेक्शन की इंडिकेशन पता कर सकते हैं, यानी कि रात में भी हम दिशाओं का सही ज्ञान ले सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। देखिए एक तारा हमारे आसमान में ऐसा है जो हमेशा बहुत ज्यादा चमकता रहता है, जिसको हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। और इसकी एक खासियत यह है कि नॉर्थ स्टार के नाम से इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। ये कहां पे रहता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, जिसको हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं। हिंदी में ध्रुव तारा इसको बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा क्या, सेम पोजीशन में रहता है, और इसको हम सप्तऋषि की वजह से आसानी से पता लगा सकते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है। और एक बार अगर एक दिशा पता चल गई तो उसके बाद सभी दिशाएं आसानी से आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सप्तऋषि हमको डायरेक्शन को इंडिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया पोल स्टार क्या करेगा, डायरेक्शन पता लगाएगा, और सप्तऋषि कैसे हेल्प करेगा वो हम देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो यहां पे एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें पॉइंटिंग स्टार से और उसको आगे की तरफ बढ़ाते रहें तो वो सीधा कहां जाके इंडिकेट हो रही है, हमारे पोल स्टार की तरफ, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पूर्वज थे या हमारे एंसेस्टर्स थे वो डायरेक्शंस का रात के टाइम पर भी पता लगाया करते थे, ठीक है। समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। देखिए बेसिकली सोलर यानी कि बेसिकली ये टर्म हमारे सन से आई है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो मेन हेड है या मुखिया है वो है सन। क्या है? सन, ठीक है। तो सन के अलावा 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स या और भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। केवल स्टार्स और प्लैनेट्स ही नहीं होते हमारे अंतरिक्ष में, बल्कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, म्यूट्रॉइड्स भी होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। दे बिल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। नॉट ओनली द सन बिल्ड द सोलर सिस्टम बट 8 planets, satellites and all the other celestial bodies which are found in the space create a whole solar system, ठीक है। आप यहां पे इमेज भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमने सोलर सिस्टम की बात की थी और हमने जाना कि हमारे सोलर सिस्टम का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सन होता है। तो अब इस टॉपिक में हम सन के बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है। यहां पे आप एनिमेशन भी देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, सन क्या होता है, हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंटर पार्ट है, ठीक है। सेंटर पार्ट होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा भी है, ठीक है। और ये किससे बना है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या सन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सभी सेलेस्टियल बॉडीज को एक पुलिंग फोर्स, ठीक है। यानी कि सन के तरफ जो चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं वो चक्कर इसी वजह से काट रहे हैं क्योंकि सन उनको अपने पुलिंग फोर्स से बांध कर रखता है और वो एक हमारे कह लो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी के सभी घूमते रहते हैं। वो किसकी वजह से घूमते हैं, सन के पुलिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है, सन क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, ठीक है। हमारी पृथ्वी हो गई है, इसके आसपास के जितने भी ग्रह हैं उन पर लाइट और हीट किसकी वजह से पहुंचती है, सन की वजह से, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइट पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट एंड 30 सेकेंड या 32 के आसपास मिनट या सेकेंड लगते हैं, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकेंड के आसपास का टाइम लगता है सन से लेके अर्थ पर रोशनी पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सूरज है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो सोच भी नहीं सकते कि आप इतना दूर है, ठीक है। सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि केवल 8 मिनट 30 सेकंड के अप्रॉक्स में हमारी अर्थ पे सूरज की रोशनी आ जाती है, ठीक है। समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सन के बाद जो हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे प्लैनेट्स,
ठीक है। देखिए बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइज से निकला है, जिसका मीनिंग होता है वॉन्डरर्स। क्या? वॉन्डरर्स यानी कि घूमने वाले या चक्कर लगाने वाले। ठीक है। क्यों इनका नाम इसलिए रखा गया है? क्योंकि ये सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक सन के यानी कि हमारा जो सूरज है उसके एक निश्चित डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको वॉन्डरर्स भी बोला जाता है। ठीक है। प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज हु डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। ठीक है, हम पहले जान चुके हैं इनके पास ना ही अपनी कोई रोशनी होती है, ना ही अपनी ऊष्मा होती है यानी कि गर्मी होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से हमें दिखते हैं? ये दिखते हैं, ये दे आर लिट बाय द स्टार्स, यानी कि ये प्रकाशित होते हैं या दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मून हमें रात में दिखता है ना चमकीला चमकीला, वो किसकी रोशनी की वजह से दिख पाता है? सूरज की रोशनी की वजह से। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है? एक प्लैनेट है। ठीक है, और उसके पास भी जो लाइट और हीट आती है वो कहां से आती है? सन से ही आती है। ठीक है, और यहां पे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? मरकरी, ठीक है, पहले नंबर पे मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब आपको ये सारे के सारे नाम इसी सीक्वेंस वाइज में याद करने होंगे, क्योंकि ये जो भी नाम हम आप देख रहे हैं ये सब सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर दूसरे नंबर पे वीनस है, थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आती है सन से दूरी में। ठीक है, तो आपको ये ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप नीचे देख भी सकते हैं। ठीक है, ऑल दिस प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। ठीक है, जो मैंने बताया एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ है जिसके अंदर ये क्या सभी प्लैनेट सन की चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन के अंदर सभी हमारे जो प्लैनेट हैं 8 के 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? सूरज के चक्कर लगाते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। इसके अंदर प्लूटो का नाम अभी आएगा। ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि बहुत छोटा था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली समझ आया, हमारे 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के एक निश्चित या एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ में चक्कर काटते रहते हैं। उस चक्कर काटने को क्या बोलते हैं? अपने ऑर्बिट के अंदर, यानी कि जो एक जो हर सर्कल आप देख रहे हैं ना, इस सर्कल को बोला जाता है ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं? वो सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो जब हम प्लैनेट्स की बात कर ही रहे हैं तो अब थोड़े से प्लैनेट्स के बारे में जान भी लेते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे जो प्लैनेट की हम बात करेंगे वो है मरकरी। देखिए मरकरी क्या है? ये नियरेस्ट टू द सन है, यानी कि सूरज के सबसे ज्यादा पास में है। ठीक है, और इसकी खासियत यह है कि ये केवल 88 डेज के अंदर ही पूरे के पूरे सूरज की परिक्रमा या पूरा का पूरा एक राउंड लगा लेता है अपने ऑर्बिट पर। ठीक है, तो जैसे हमारी अर्थ 365 दिन लेती है ना, 365 डेज लेती है, ऐसे ही ये मरकरी क्या करता है? केवल ओनली 88 डेज के अंदर ही क्या कर लेता है? पूरे के पूरे सूरज के चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इसके बाद वीनस के बारे में अगर हम देखें तो वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु इज द अर्थ ट्विन, तो यू कैन राइट वीनस। ठीक है, वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले प्लूटो के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो प्लूटो के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, प्लूटो को आज से 2006 तक पहले, ठीक है, 2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था। ठीक है, लेकिन हमारे एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, जहां पे ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो को जिसका नाम है सीरीज 2003 UB313, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था, इसको क्या बोला गया? प्लैनेट से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट्स में रख दिया गया। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा साइज में छोटे होते हैं, जिनको हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, यानी कि छोटे छोटे ग्रह। ठीक है, अब ये प्लूटो इतना छोटा था कि इसको हमने क्या किया? प्लैनेट्स की लिस्ट से हटाकर किसमें डाल दिया? ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। ठीक है, समझ आया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लूटो को कब हटाया गया। ठीक है, सो आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो प्लूटो को किस में शामिल कर लिया गया है? अब ड्वार्फ प्लैनेट्स में। ठीक है, समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो अब हम जानेंगे हमारी फेवरेट अर्थ के बारे में। देखिए बेसिकली अर्थ क्या है? 3rd नंबर पे आता है लिस्ट में, जो कि सूरज के
परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये थर्ड हमारा प्लेनेट है सूरज की डिस्टेंस वाइज। ठीक है, तो एक थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया ये। ठीक है, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। साइज की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। बेसिकली सब मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है, लेकिन पूरी तरीके से हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर से ये थोड़ी सी क्या पिच की हुई है, फ्लैट है थोड़ी सी। ठीक है, तो पूरी तरह से हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसके शेप को हम क्या कहते हैं, जॉइड शेप बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, यानी कि जॉइड का मीनिंग होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, यहां पे आप अर्थ का एनिमेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट प्रॉपरली सर्कल या फिर प्रॉपरली गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से क्या है, ये पिचकी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये हमारे पोल्स जो हैं, आप कोई भी ग्लोब वगैरह उठा लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, आपको देख सकते हैं कि हल्की सी पिचकी हुई मिलेगी। ठीक है, बेसिकली इसमें तो दिखाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो रियलिटी में कैसी है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल से हल्की सी पिचकी हुई है। ठीक है, यानी कि फ्लैट है। ठीक है, समझ आया, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट माना जाता है। वो जानेंगे क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर कई सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से हम अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट का नाम देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जिसके पास फेवरेबल कंडीशंस हो, जो जिसमें कि हम लाइफ का सपोर्ट देख सकें। ठीक है, यानी कि जो जीवन है केवल कहां पर पाया जाता है, धरती पर पाया जाता है। जितना भी हमारे साइंटिस्टों ने आज तक खोज की है, अभी तक किसी भी प्लैनेट्स पर क्या हमें लाइफ नहीं देखने को मिली है, ना ही चांद पर। ठीक है, मार्स पर भी बहुत सारे अभियान भेजे गए हैं, तो कहीं पर भी हमको केवल प्लैनेट अर्थ के अलावा कहीं पर भी लाइफ सपोर्टेबल कंडीशंस नहीं देखने को मिली हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जीवन कहां पर है, केवल अर्थ पर ही है। बाकी बाद में कहीं पता चले तो चले, लेकिन अभी तक तो जो है वो केवल हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर क्या है, कंडीशंस रहने के लिए फेवरेबल है कि कोई भी जाके अर्थ पर रह सकता है, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। ठीक है, ना ही यहाँ पे ज्यादा गर्मी है, ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पानी भी मिल जाएगा, अर्थ के पास पानी भी है, हवा भी है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं किसी चीज के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या है, यानी कि हमारी अर्थ पे क्या है, एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है, जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि हमारी अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों बोला जाता है। इसके अलावा हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हैं हमारी अर्थ ब्लू ही है। ब्लू प्लेनेट क्यों जाना जाता है अर्थ को, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी अर्थ पे 70% पानी ही पानी है, जिसकी वजह से ये आपको ब्लू दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ आया, तो इन सब कारणों की वजह से क्या अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो प्लैनेट्स के बाद एक चीज और है जो हमारे अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी, जिनका नाम आप बहुत ज्यादा सुनते भी होंगे, वो है सैटेलाइट्स। ठीक है, बेसिकली जो सैटेलाइट्स है उसको हिंदी में हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन सैटेलाइट्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून। कौन सा है, मून। ठीक है, जो कि आप देख भी सकते हैं, मून हमारी पृथ्वी का एक एकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अ सैटेलाइट आर अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जैसे पृथ्वी क्या करती है, सन को, या जो अब जितने भी प्लैनेट, पृथ्वी छोड़ो जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं, सन के चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ही ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये प्लैनेट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाएंगे, और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाएंगे। ठीक है, समझ आया, तो जो हमारा मून है वो किसके चक्कर लगाता रहता है, हमारी अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट कौन से होते हैं, जो कि नेचर से मिले हैं। फॉर एग्जांपल मून, जिनको हमने नहीं बनाया है। ठीक है, वो कौन सा सैटेलाइट है, जैसे मून हो गया, हमारी पृथ्वी के पास एक केवल इकलौता सैटेलाइट मून ही है, बाकी ग्रहों के पास एक से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, या हैं भी। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है, जैसे धरती के पास मून है, बाकी ग्रहों के पास भी उसके अपने मून्स हैं। ठीक है, समझ आया, तो सैटेलाइट दो तरह के हैं, एक मैन मेड और एक नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल की बात कर ली, अब बात करेंगे मैन मेड की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि अभी हमने
नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में जाना, तो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड सैटेलाइट कैसे होती है। बेसिकली क्या होता है, ये आर्टिफिशियल बॉडी होती है, ठीक है, ये जो कि साइंटिस्टों के द्वारा बनाई जाती है। क्या करने के लिए? यूनिवर्स की इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के लिए या फिर कम्युनिकेशंस के लिए। इसके अलावा जो भी आप रेडियो या टीवी वगैरह देखते हैं ना, वो भी इन सैटेलाइट्स की वजह से ही देख पाते हैं, ठीक है। कुछ सैटेलाइट्स के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, जैसे इनसैट हो गया, IRS हो गया, या एड्यूसैट हो गया। एड्यूसैट हमारे एजुकेशनल वाला है, ठीक है। तो जितने भी आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो सैटेलाइट्स घूम रहे नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, क्या ये साइंटिस्टों के द्वारा बनाए गए हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भूकंप आने वाला हो, या मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप तो नहीं, सुनामी आने वाली हो, तो ऊपर से सैटेलाइट से पहले सिग्नल आ जाता है कि भाई यहाँ पे सुनामी आ जाएगी, तो उस जगह को पहले ही 1-2 दिन पहले खाली करवा लिया जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट हमने बनाए हैं, नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, ठीक है। समझ आ गया, सैटेलाइट कंफर्म हो गया। अब ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, ये भी क्या करते हैं, मून की तरह ही अर्थ के चक्कर काटने के लिए भेज जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारी अर्थ की ऑर्बिट में जाकर ये क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट बना के चक्कर काटते रहते हैं अर्थ का, ठीक है। समझ आया, ह्यूमन मेड सैटेलाइट समझ आ गया। अब हमारा नेचुरल सैटेलाइट भी हो गया, तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट, हमारा जो इकलौता मून है, उसके बारे में जानते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मून, ठीक है। बेसिकली अब अगर हम मून की बात करें, तो मून का क्या, हमारी अर्थ का एक इकलौता सैटेलाइट है ये, ठीक है। और इसका डायमीटर केवल अर्थ का 1/4 ही है, 1/4 ही है, ठीक है। यानी कि हमारी अर्थ का 1/4 भाग इसका साइज है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे को बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी अर्थ के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ठीक है। ये केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है। और मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन टू लिव, ठीक है। यानी कि इसके पास क्या, जिंदा रहने के लिए या जीवन के लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मून के ऊपर, माउंटेन है, प्लेन्स हैं, या डिप्रेशंस ऑन द सरफेस है, यानी गड्ढे वगैरह सब कुछ है मून के ऊपर, ठीक है। समझ आया। तो मून के बारे में अगर हम और जाने, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा हम जानते हैं कि सैटेलाइट भी क्या करते हैं, हमारे अर्थ का चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो अर्थ का चक्कर काटने की वजह से इस जो मून है वो अप्रोक्सीमेटली 27 डेज लेता है पूरी की पूरी अर्थ का चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमें मून का केवल एक ही साइड क्यों देखने को मिलता है। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारा मून है वो 27 डेज लेता है अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। अब इसमें अंदाजे वाली बात क्या है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मून है वो 27 डेज अर्थ का चक्कर तो लगाता ही है, लेकिन अपनी धुरी पर भी स्पिन करने में भी वो सेम टाइम ही लेता है। 27 डेज के अंदर ही वो अर्थ का भी चक्कर लगाता है, और 27 डेज के अंदर ही वो अपनी धुरी पर भी अपने अंदर भी स्पिन करता रहता है, ठीक है। इसी वजह से केवल जिस जिस पोर्शन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो ही हमें दिखती है, और इसी वजह से हम क्या अर्थ का, मून का केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मून क्या कम होता जा रहा है, यानी कि वो कटता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, जो मून है वो सेम टाइम में स्पिन भी कर रहा है और सेम टाइम में क्या कर रहा है, मून अर्थ का चक्कर भी लगा रहा है, ठीक है। और जहां जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वो पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। जहां जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वही पार्ट विजिबल है, और हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मून ब्लैंक होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई 15 दिन बाद पूर्णिमा आ रही है, उसके बाद फिर अमावस्या आ रही है, ठीक है। समझ आया कि मून का हमें वन पार्ट क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रॉइड्स। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारे स्पेस के अंदर हम पहली बात कर चुके हैं कि केवल सन के अलावा या प्लैनेट्स के अलावा या सैटेलाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर नाम आता है एस्ट्रॉइड्स का। देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, ये न्यूमरस टाइनी बॉडीज होते हैं, यानी कि बेसिकली ये क्या, दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन लाइक स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। बेसिकली एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या करते हैं, स्पेस में यूं ही घूमते रहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेरॉइड्स। देखिए एस्ट्रॉइड्स की तरह ही जो म्यूटेरॉइड्स क्या करते हैं, ये भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि सन के अराउंड में घूमते रहते हैं। समटाइम दे कम नियर टू द अर्थ, कभी कभी क्या होता है, ये क्या
पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं और यहाँ पर गिरने भी लग जाते हैं, ठीक है। और कभी आपने देखा ना, सब बोलते भाई वो देखो तारा टूट रहा है, तो वो तारा नहीं होता है बेसिकली, वो बेसिकली क्या होता है, मीटरोइड्स के टुकड़े होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो हवा का प्रेशर बनता है, फ्रिक्शन बनता है, उसकी वजह से क्या होता है, एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो हीटअप हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी हाई होती है, तो उस स्पीड की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है, ठीक है। उनमें क्या आग लग जाती है और एक फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखती है, ठीक है, जिसको कि बच्चे या बड़े भी पुराने जमाने के लोग क्या कहते हैं कि भैया देखो तारा टूट रहा है, तो बेसिकली वो तारा नहीं होता, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे मीटरॉइड्स के टुकड़े होते हैं, ठीक है। समटाइम अ मीटरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मीटरॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि वो धरती पे आने के बावजूद, पूरा जलने के बावजूद भी बच जाते हैं, थोड़े थोड़े पत्थर के टुकड़ों में बच जाते हैं, कभी कभी बड़े भी बच जाते हैं, और वो जब धरती पर गिरते हैं तो उनका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो धरती पर एक गहरा गड्ढा भी बना देते हैं, ठीक है। जो हमारे डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, या डायनासोर जो खत्म हुए थे, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट रीजन मीटरॉइड्स का गिरना ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े जलते हुए आते हैं और एक बार में जब धरती पर गिरते हैं तो ये एटम बॉम्ब की तरह भी, कभी जो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा विस्फोट भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। सो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है गैलेक्सीज। देखिए बेसिकली क्या होता है, गैलेक्सी क्या है, अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो गैलेक्सी सोलर सिस्टम से भी कई ज्यादा आगे की बात है, ठीक है। देखिए इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, यानी कि अरबों खरबों सितारे, तारे, ठीक है, क्लाउड्स हो गए, डस्ट हो गए, गैसेस हो गई, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम, ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम क्या करते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। और जिस गैलेक्सी के हम पार्ट हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स, ठीक है। तो गैलेक्सी तो और भी छोटी चीज हो गई, ठीक है। कई सारे अरबों खरबों सोलर सिस्टम से एक गैलेक्सी बनती है, और अरबों खरबों गैलेक्सीज से मिलकर क्या यूनिवर्स का निर्माण होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं, उस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। तो समझ आया, कई सारे अरबों खरबों सोलर सिस्टम से एक छोटी गैलेक्सी बनती है, इट इज लाइक अ बबल, ठीक है। एंड अरबों खरबों गैलेक्सी से एक पूरे के पूरे यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है, समझ आया। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।